वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में ही। अब वक्त है दोस्तों समझने का। MPGK की है क्लास नंबर 22 है। इससे पहले 21 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने विभिन्न टॉपिक्स पर डिस्कस किया है और उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को देखा है। यदि आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां, यानी कि मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कौन कौन सी बोलियां प्रचलित है और विशेष रूप से कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज हम देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस पूरी सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों को कवर करेंगे। सभी के सभी प्रश्न MCQ के फॉर्मेट में होंगे और सभी प्रश्नों को हम कंसेप्ट और डिटेल के साथ में देखने वाले हैं। तो जो बच्चे MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पढ़ लिया है, वे मतलब अपना सिलेबस जिन्होंने खत्म कर लिया है, वे हमारी इस सीरीज को एक टेस्ट सीरीज के रूप में या प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले सकते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम उनके लिए कंसेप्ट और डिटेल प्रश्नों के साथ में बताते हुए चलेंगे। तो उनके माइंड में एक व्यू क्लियर होते हुए चलेगा। जिन बच्चों ने अभी सिलेबस कवर नहीं किया, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और बुक में से किस प्रकार के प्रश्नों को आपको अंडरलाइन करना है, विशेष रूप से पढ़ना है, तो इस सीरीज का ये फायदा है। MPPSC 2021 इसकी तैयारी हम यहाँ पर करवा रहे हैं, प्रीलिम्स की है ना। अभी मेंस की तैयारी नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करा रहा हूँ। और जो सिलेबस है वो MPPSC 2020 के नए सिलेबस पर आधारित है। साथ ही यह एग्जाम MP में होने वाली अन्य एग्जाम जैसे कि MP पुलिस और व्यापम की एग्जाम, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जो बच्चे PSC की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी व्यापम की तैयारी ऑलरेडी होते हुए चलेगी, है ना। सिलेबस को इस प्रकार से कवर किया गया है। तो आज का टॉपिक ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां। तो ज्यादा समय लेते हुए चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से कितनी बोलियां बोली जाती है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब आपको बताना है। मैं आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है। एक तो मध्य प्रदेश में बोली जाती है बुंदेलखंडी, इसको कि हम बुंदेली कहते हैं, ठीक। एक दूसरी बोली जाती है बघेली, तीसरी बोली जाती है मालवी और चौथी बोली जाती है निमाड़ी। तो ये चार बोलियां मुख्य रूप से बोली जाती है। इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, चार। ठीक है, आई होप कि यह प्रश्न आपके माइंड में क्लियर होगा और इन चारों को आपने नोट्स के रूप में लिख लिया होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो आप पेन और पेपर और मध्य प्रदेश का मैप, ये दोनों चीजें साथ में लेकर बैठिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप मैप में देखते हुए चलिए और जो चीजें जरूरी लगती है उनके आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है, या मध्य प्रदेश में किस बोली को बोलने वाले लोग सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। यानी कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बोली कौन सी है, इस प्रकार से भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक हिस्से में बुंदेली बोली जाती है, ठीक है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र बुंदेली बोली के द्वारा कवर किया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। सिर्फ बुंदेलखंड में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में बुंदेली बोली जाती है, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से बुंदेलखंड के क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, बुंदेली बोली का जन्म किससे हुआ है, यानी कौन सी भाषा से हुआ है, यहाँ पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मगधी, अर्धमागधी, सौरसेनी और ब्रजभाषा। तो इस सवाल का सही जवाब है सौरसेनी, है ना। सौरसेनी के अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है, किसका, बुंदेली बोली का। अगला प्रश्न देखते हैं। बुंदेली बोली का सर्वाधिक शुद्धतम रूप किस जिले में बोला जाता है, यानी कि सबसे शुद्ध बुंदेली कहाँ पर बोली जाती है, ये पूछा जा रहा है। और जिस जिले में बोली जाती है उनको तो ये पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इन सभी जिलों में शुद्ध रूप से बुंदेली बोली बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुंदेली बोली का नामकरण किसने किया था, यानी कि बुंदेली बोली का नामकरण, यानी कि इसको नाम, वहां बोली जाने वाली भाषा को बुंदेली किसने कहा था, इस बारे में पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब है जॉर्ज गियर्सन, राइट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। बुंदेली बोली में किसका मिश्रण देखने को मिलता है, ठीक है। तो बुंदेली बोली में हमको ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, इन तीनों का मिश्रण देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में से कौन सी उपबोली बुंदेली बोली से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो पवारी, यह बुंदेली से संबंधित है। लोधाती और बनाफरी, यह बुंदेली से संबंधित है। खटोला, ये भी बुंदेली से संबंधित है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है तिरहारी, यह बुंदेली की उपबोली नहीं है।
यह बघेली के अंतर्गत आती है। ठीक है, तिरहारी किसके अंतर्गत आती है? तो यह बघेली के अंतर्गत आती है। इसको आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुंदेली बोली के बारे में असत्य है, यह कहा जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपके लिए ऑप्शन पढ़ देता हूँ। बुंदेली बोली में ब्रज भाषा की तरह इकारांत संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है, यानी कि शब्द के आखिरी में ई लगाया जाता है। ठीक है, यह कहना चाह रहा है। बुंदेली बोली में रौबीलापन एवं मुहावरेदार है। ठीक है, दूसरा का यार ये तो बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही है। बुंदेली बोली में ड और ढ इन दो शब्दों का प्रयोग बहुत कम होता है, तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है ना, इस पॉइंट को आपको विशेष रूप से याद रखना है। ये भी बिल्कुल सही है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बुंदेली बोली में स्वरों का दीर्घीकरण और लघुकरण पाया जाता है, दीर्घीकरण और लघुकरण नहीं पाया जाता। ठीक है, इस बात को आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। जब प्रैक्टिकल रूप से आप याद करने की कोशिश कीजिए, जैसे शब्दों के अंत में इकारांत यानी कि ई शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैंने मुझे आती तो नहीं है बुंदेली, खैर, लेकिन जो लोग जानते होंगे उनको यह पता होगा। ठीक, या आप यूट्यूब पर बुंदेली का कोई वीडियो सर्च करके देख लीजिएगा, इससे आपको लंबे समय तक चीजें याद रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बुंदेली कवि है? ठीक है, बुंदेली कवि का नाम पूछा जा रहा है। यह है दोस्तों ईश्वरी पंडित जगनिक। पंडित जगनिक कौन है? ये बहुत ही विशेष नाम है। इन्होंने ही आल्हा खंड की रचना की है। ठीक है, इसकी रचना की है इन्होंने, आल्हा खंड, जिसमें आला और उद्दर की कहानियां बताई गई है। आचार्य केशवदास, तो ये सभी के सभी जो है बुंदेली भाषा के कवि है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा लोक साहित्य आला खंड को पंडित जगनिक ने बुंदेली बोली की कौन सी उपबोली में रचित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह एमपीपीएससी में पूछा गया है एक बार। ठीक है, तो इन्होंने बनाफरी, इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, दिमाग में छाप लेंगे। एक तो आपको पता होना चाहिए कि आला खंड यह किसके द्वारा लिखा गया है? पंडित जगनिक के द्वारा, पहली जानकारी हो गई। दूसरी जानकारी किस भाषा में लिखा गया है? तो यह बुंदेली बोली के अंतर्गत, या बुंदेली बोली कहना चाहिए, भाषा नहीं कहेंगे हम इसे, बोली के अंतर्गत लिखा गया है। बोली और भाषा में क्या अंतर है, तो आप सर्च कीजिएगा। अगर आपने हिंदी पढ़ी है, वैसे मुझे पता है लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट करके बताइए कि बोली और भाषा में क्या बेसिक अंतर होता है। ठीक है, और बुंदेली के अंदर भी यह बनाफरी के अंतर्गत, बनाफरी एक उपबोली है, इसके अंतर्गत यह आलाखंड लिखा गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, बुंदेली बोली में रचित पाग कवि ईशुरी की पागों को संकलित किसने किया है? कवि ईशुरी ने अपनी रचनाएं की, रचनाओं को अलग अलग स्थानों पर रख दिया, क्या है उस टाइम में कंप्यूटर तो था नहीं जो सेव करके रखेंगे एक जगह पर, तो उन्होंने रचनाएं लिखी। कुछ रचनाएं भविष्य में जाकर अलग अलग कवियों के हाथ में लगी, तो उन्होंने क्या किया, उनका संकलन किया। तो इनमें से किसने किया है यह पूछा जा रहा है। लोकेंद्र सिंह नागर, गौरी शंकर द्विवेदी और कृष्णानंद गुप्त, इन सभी ने मिलकर पाक कवि ईशुरी की संरचनाओं को संकलित किया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, बघेली बोली की कौन सी उपबोली नहीं है? तो इस प्रश्न को लेने से पहले मैं आपके साथ एक जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि हमने इस मंथ के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। वर्तमान में हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइबरों की संख्या काफी कम है, जैसे कि आप व्यूज में देख सक रहे होंगे। सब्सक्राइबर बढ़ाना किसका काम है? व्यूअर्स का काम है। तो आप लोगों से सपोर्ट की मुझे उम्मीद है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वीडियो अभी ठीक ठाक बना रहा हूँ। यदि मेरे बनाए हुए क्लासेस में कुछ कमी रह जाती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको ठीक ठाक लग रही है, आपको लग रहा है कि परीक्षा के लिए बेनिफिशियल है, तो बिल्कुल आप हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट आपकी मदद के बिना पूरा नहीं हो सकता है, तो आपको सपोर्ट करना है, आपकी मदद की मुझे अपेक्षा है, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। जब यह टारगेट पूरा हो जाएगा, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर जब हमारे यूट्यूब पर पूरे हो जाएंगे, तो उस दिन मैं एमपीपीएससी है ना, किसका, यूट्यूब पर एमपीपीएससी मेंस के 3 सब्जेक्ट टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से 3 सब्जेक्ट का पूरा पूरा कोर्स मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा यूट्यूब पर। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं वर्तमान में सर्च करके कि किसी भी टीचर ने पीएससी मेंस का पूरा कोर्स नहीं पढ़ाया हुआ है, तो सबसे पहली बार मैं आपके लेकर आऊंगा और पूरा कोर्स मैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कवर कराऊंगा। कितना? 3 सब्जेक्ट का। वैसे तो कराऊंगा 6, लेकिन अभी मेरी गारंटी क्या है, 3 सब्जेक्ट पर मेरी अच्छी कमांड है, तो वो पहले मैं पूरा करवाऊंगा, उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट देखेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाता है दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब है उमटवाड़ी, है ना, यह मालवी की बोली है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सभी बघेली के अंतर्गत आती है, सिर्फ एक ही है जो उमटवाड़ी, जो किसके अंतर्गत आएगी, किसके अंतर्गत आएगी दोस्तों? वह आएगी मालवी बोली के अंतर्गत। ठीक है, उमटवाड़ी आती है मालवी के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, बघेली बोली में किस शब्द का अधिक उच्चारण होता है?
तो बघेली बोली में वा शब्द का उच्चारण अधिकता में होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर इस सवाल का सही जवाब है। बघेली बोली के साहित्य को कौन से बघेली शासक ने समृद्धि एवं प्रोत्साहन प्रदान किया, यानी किसने सपोर्ट किया, यह पूछा जा रहा है। तो इसे रीवा के, कहाँ के, रीवा के, ठीक है, रीवा में कौन सी भाषा बोली जाती थी पहले, बघेली। तो रीवा के एक बघेल वंश के शासक थे जिनका नाम था विश्वनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। इन्होंने इसको प्रोत्साहन प्रदान किया था। ठीक, बघेली साहित्य में रचित परम धर्म निर्णय रचना किसने की है? यह एक बुक का नाम है परम धर्म निर्णय। इसकी रचना भी विश्वनाथ सिंह जी के द्वारा ही की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके साथ ही इन्होंने एक विश्वनाथ प्रकाश करके भी रचना की है। ठीक है, इनका नाम विश्वनाथ और साथ में इसमें आप प्रकाश ऐड कर लीजिएगा, ये भी इनकी ही रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मालवांचल की मालवा बोली का जन्म किससे हुआ है? तो मालवांचल यह सौरसेनी का अपभ्रंश है। ठीक है, यदि आप देखेंगे जिन भाषाओं की बात मैं कर रहा हूँ, है ना, जो भाषा है मध्य प्रदेश के, मैप में भी देखिएगा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में कौन सी भाषा बोली जाती है? मालवी भाषा। और उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मालवांचल कहते हैं। तो इन क्षेत्रों पर सौरसेनी भाषा का ही प्रभाव रहेगा। ठीक है, यहाँ जो भी बोली जाती है, यानी कि मालवांचल और बुंदेलखंड, इन दोनों भाषाओं पर सौरसेनी का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। सौरसेनी कहाँ की भाषा है? तो यह मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान इन क्षेत्रों में बोली जाती है। एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, मोटा मोटा आपको हिसाब दे रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, मालवी बोली को किस भाषाविद ने दक्षिण राजस्थान कहा है? तो यह डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मालवी बोली की उपबोली क्या बोल रहा है, कौन सी है, यह बोलना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है रतलामी उमटवाड़ी दोनों और कौरवी। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। मालवी की दो उपबोलियां यहाँ पर दी गई है, रतलामी और उमटवाड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मालवी बोली में किस भाषा का प्रभाव हमको देखने को मिलता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, मालवी बोली यह कहाँ से नजदीक में है? गुजरात से, राजस्थान से। तो गुजरात और राजस्थानी इन दोनों का प्रभाव तो हमको मुख्य रूप से देखने को मिलेगा ही। साथ ही महाराष्ट्र भी इस मालवांचल को टच करता है, तो मराठी का प्रभाव भी हमको देखने को मिलता है। तो उपरोक्त सभी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निमाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली निमाड़ी बोली को किस की उपबोली माना जाता है? तो निमाड़ की जो बोली है, निमाड़ एक मालवा का ही नीचे में, यानी कि दक्षिण की तरफ एक छोटा सा क्षेत्र है। तो मालवी बोली इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए मालवी। राइट, क्वेश्चन और आंसर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि बात की जाए निमाड़ी बोली की, तो निमाड़ी बोली मुख्य रूप से बड़वानी, मैप में देखिएगा, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की वह बोली जिसमें रियो कियो क्रियाओं का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है ना? या का कर रही हो, इस टाइप से आप जिन भाषाओं में बोला जाता है, का काम हो रही हो है, ठीक है, इस टाइप से जिस भाषा में बोला जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। जो लोग इन क्षेत्र से होंगे तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो निमाड़ी इस सवाल का सही जवाब है। हालांकि मालवी भी इससे कुछ मिलती जुलती ही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, मालवांचल के किस जिले में मालवी बोली के सर्वाधिक शुद्धतम रूप को बोला जाता है, यानी सबसे शुद्ध मालवी कहाँ पर बोली जाती है, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है इंदौर, उज्जैन, धार। तो ये उपरोक्त सभी इस सवाल का सही जवाब है। ये सारे मालवा के क्षेत्र है और मुख्य रूप से सर्वाधिक शुद्धतम रूप आपको मालवी का यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में भील समुदाय में बोली जाने वाली भीली बोली में किस भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है? ठीक है, तो भील खीर क्षेत्र में निवास करते हैं। अगर आपको ये पता हो तो आप इससे ऑप्शन से तो शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान है, मराठी है और गुजराती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मालवी क्षेत्र पर, है ना, इन तीनों भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में गोंडी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में दिखाई देता है? यानी गोंडी भाषा, अगर आपको पता होगी गोंड जनजाति के लोग किस क्षेत्र में सर्वाधिक रूप से निवास करते हैं, तो भी आप इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है महाकौशल, यानी कि जो जबलपुर संभाग वाला क्षेत्र है। राइट, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट हमने रखा हुआ है 1 मंथ के लिए। जब ये सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा हो जाएगा, आपसे रिक्वेस्ट है आप सपोर्ट कीजिए, जल्द से जल्द इसे पूरा कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना पूरा कर पाना असंभव है। जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, एमपीपीएससी मेंस का कोर्स लॉन्च हो जाएगा। जिस दिन टारगेट पूरा होगा, मैं अपनी तरफ से एक वीडियो बनाकर आपको सूचित कर दूंगा कि आज से किस तारीख से यह कोर्स लॉन्च होगा। ठीक है, यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाकर @exam5g सर्च करें। वहां पर जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल से यूट्यूब कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत सी जानकारी मैं वहां पर शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।